हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इस तरह हिंदुस्तान से टूट कर प्यार करने वाले राहत इंदौरी साहब बीते दिनों हमें छोड़कर चले गए। उनकी याद में उन्हें चाहने वाले अभी गमगीन थे ही कि तर्कों और तथ्यों के साथ टीवी चैनलों की बहसों का हिस्सा बनने वाले कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी भी अचानक चले गए। कुछ देर पहले ही लोगों ने उन्हें एक चैनल की बहस में देखा था, इसीलिए यकीन ही नहीं हुआ कि अब वो हमारे बीच नहीं है। टीवी की बहस में उनके लिए कुछ ऐसी बातें बोली गई थीं जो किसी के लिए भी अपमानजनक थीं। इन दोनों शख्सियतों का जाना इसीलिए भी उदास कर गया क्योंकि वे हिंदुस्तान के संविधान, हमारी उदार संस्कृति और विविधता के पक्ष में हमेशा खुलकर बोलते थे। आज देश का माहौल ऐसा बन गया है कि हर तरफ से संवैधानिक मूल्यों और गंगा जमुनी तहजीब को चुनौती मिल रही है। इस बीच बीमारी का डर, आर्थिक मंदी का साया और भविष्य की आशंकाओं के बीच देश ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना लिया है। लाल किले की प्राचीर से इस स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो उम्मीद थी कि वो इस बारे में भी कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने सरकार के अब तक के कामों का बखान किया, पड़ोसी देशों को बिना नाम लिए कुछ खरी खोटी सुनाई और कुछ नई योजनाओं का जिक्र किया। ऐसा लग रहा था मानो किसी कंपनी का सीईओ एनुअल बोर्ड मीटिंग में अपने शेयर धारकों के सामने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश कर रहा हो। ये किसी महादेश की आज़ादी का उत्सव तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि भारत की मिट्टी से जुड़े मुद्दे प्रधानमंत्री के भाषण में थे ही नहीं। फिर भी मीडिया में इसे ऐतिहासिक भाषण बता करके परोसा गया। लेकिन 1947 से तुलना करें तो 2020 का ये स्वाधीनता दिवस कई आशंकाओं में घिरा हुआ नजर आ रहा है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब लोकतंत्र तलाश रहा है, लेकिन जनता को जवाबों की जगह सरकार की तारीफों का पुलिंदा और कुछ नए जुमले मिल रहे हैं। तो आज आईने की नजर से हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्यों राहत इंदौरी के जाने पर कुछ तंग दिल लोगों ने फब्तियां कसी, क्यों चले गए राजीव त्यागी और क्यों भारत की मिट्टी से जुड़े मुद्दे प्रधानमंत्री के भाषण में थे ही नहीं। उन्नीस से लेकर 2020 तक भारत ने आजादी के कई रंग देखे, लेकिन इस साल उन रंगों में कई सवाल भी घुले थे। हालात आज कठिन हैं और 1947 में भी कठिन थे, लेकिन 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य के सपने दिखाने के साथ वास्तविकताओं से भी रूबरू कराया था। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नेहरू जी ने संविधान सभा में आज़ादी के मौके पर दिए अपने भाषण में कहा था कि आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई और उजली चमकती सुबह के साथ उठेगा। नियति के साथ करार का वो भाषण सही अर्थों में ऐतिहासिक था, क्योंकि उसमें भविष्य की संभावनाओं की खोखली बातें नहीं थीं। एक दृढ़ निश्चय भी दिखाई दे रहा था। साथ ही जनता की नुमाइंदगी करने वालों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया जा रहा था। नेहरू जी ने कहा था कि स्वतंत्रता, ताकत, सत्ता और शक्ति साथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी लाती है। वो जिम्मेदारी इस सभा पर है जो भारत के संपूर्ण सत्ताधारी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। उन्होंने एक ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना की थी जिसमें उसकी विविधता और धर्मनिरपेक्षता बरकरार रहे। पंडित नेहरू ने कहा था कि हमें स्वतंत्र भारत की विशाल इमारत का निर्माण करना है जिसमें हमारी, आपकी और हम सबकी संतानें रह सकें। लेकिन इस बार यानी 2020 में मोदी जी ने लाल किले से अपने संबोधन में जब राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण 10 दिन पहले शुरू हुआ है। राम जन्मभूमि मुद्दा जो सदियों से चला आ रहा है उसका शांति से हल हो गया है। देश के लोगों का आचरण अभूतपूर्व रहा है। ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। तो इस तरह की बातों से देश का एक बड़ा तबका भले खुश हुआ होगा, लेकिन भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना जरूर चिंता में पड़ गई होगी। जहां नेहरू जी सबकी संतानों के लिए भारत की विशाल इमारत का सपना देख रहे थे, तो वहीं मोदी जी के भारत में हिंदुओं के वर्चस्व वाली ध्वनि सुनाई दे रही है।
वैसे अपने 1.5 घंटे के संबोधन में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को केंद्र बनाकर बहुत सी बातें कहीं और इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं का जिक्र किया। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लेकर 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने, जनधन खाते में रकम ट्रांसफर करने, कोरोना की वैक्सीन बनाने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए योजनाएं और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी कई बातें प्रधानमंत्री ने की और हर बात में अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। खास बात यह रही कि इस बार लाल किले के मंच से उन्होंने एक नया नारा भी दे दिया। भारत एक बार ठान लेता है तो करके रहता है। हम आत्मविश्वास से भरा भारत चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। हमारे लिए विश्व एक परिवार है। आर्थिक विकास हो लेकिन मानवता के लिए जगह होनी चाहिए। आज दुनिया जुड़ी हुई है, इसलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़ना चाहिए। अगर भारत का योगदान बढ़ाना है तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक फॉर वर्ल्ड का एक नया नारा दिया। अब तक अच्छे दिन, हर साल 2 करोड़ नौकरी, हर खाते में 15 लाख और मेक इन इंडिया के जुमले ही सरकार सुनाती थी, लेकिन पिछले चुनावों में भारी सफलता के बाद अब मोदी जी ने ये नया जुमला पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की बढ़ोतरी हुई है। आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। वैसे आपको बता दें कि देश का औद्योगिक उत्पादन इस बार जून में सालाना आधार पर 16.6% घट गया। सरकारी आंकड़े के अनुसार मुख्य रूप से विनिर्माण, खनन और बिजली उत्पादन कम रहने से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। मंगलवार को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आंकड़े के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन में 17.1%, जबकि खनन में 19.8% और बिजली उत्पादन में 10% की गिरावट आई है। पिछले 4 महीनों में कमाई और नौकरियां नहीं रहने के चलते 80 लाख से ज्यादा कामगारों ने अपने भविष्य निधि खातों से पैसा निकाल लिया है। करीब 10 लाख कामगार खेती किसानी के काम में लग गए हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी दर 11% पर है। CMIE के अनुमानों के हिसाब से लॉकडाउन के पहले की तुलना में अब भी करीब 3 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है और इन कठिन हालात में मोदी जी देश को समझा रहे हैं कि केवल मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड का मंत्र याद रखना है। तो है ना गजब की बात। इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बातों को सुनकर वाकई अच्छे दिनों का एहसास होने लगता है, लेकिन जहां लफाजी का गुब्बारा फूटेगा तो हकीकत के चिथड़े नजर आने लगेंगे। मोदी जी ने जैसे भूख बेरोजगारी से त्रस्त देश को मेक फॉर वर्ल्ड का विशालकाय सपना दिखाया, वैसी ही बहादुरी के ढोल पड़ोसी देशों को लेकर पीटे। LAC से लेकर LOC तक पड़ोसी देशों को चेतावनी दे दी। जांबाज सिपाहियों का गर्व से बखान किया। साहब, जवानों की वीरता से भला कौन इनकार करेगा। हम आज अपने घरों में उन्हीं की वजह से तो महफूज बैठे हैं, लेकिन जब जवानों ने सीमा पर इतनी बहादुरी दिखाई, तब क्या हमारे PM देश के भीतर घुसने की कोशिश करने वाले चीन का नाम नहीं ले सकते थे? और बाहरी दुश्मनों को ललकारने के साथ अगर वो देश के भीतर बैठे दुश्मनों को भी लाल किले से चेतावनी दे देते तो क्या उनका सीना और चौड़ा नहीं हो जाता? लेकिन अफसोस, मोदी जी एक बार फिर इस मौके से चूक गए। धर्म के नाम पर बखेड़ा करने वालों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। न राहत इंदौरी के लिए 2 शब्द शोक संवेदना के कहे, न उन लोगों की खबर ली जिन्होंने एक दिवंगत इंसान के बारे में भला बुरा कहा। भारत की साझी संस्कृति के प्रतिनिधि शायर, मुशायरों की सशक्त आवाज डॉक्टर राहत इंदौरी बीते 11 अगस्त को इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके अचानक चले जाने से उनके चाहने वालों के साथ हर वो इंसान गमगीन था जो आज की नफरत भरी राजनीति से तंग आ चुका है और फिर से धार्मिक सद्भाव कायम होने की राह देख रहा है। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? या नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, जनाजे पर मेरे कह देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। इन पंक्तियों को लिखने वाले राहत इंदौरी को सोशल मीडिया पर भी खूब याद किया जा रहा है। लोगों ने उनके कई शेरों को ट्विटर, फेसबुक पर डाला। राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि PM का कोई संदेश देखने नहीं मिला। अलबत्ता देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन वहीं कला, साहित्य और संस्कृति को भी धर्म की तंग नजर से देखने वालों ने एक दिवंगत शायर को भला बुरा कहने में कसर नहीं छोड़ी।
मध्य प्रदेश भाजयुमो के उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी ने राहत साहब के निधन के बाद एक बेहद खराब टिप्पणी वाला ट्वीट किया, जिस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, ये ओछी और छोटी मानसिकता का परिचायक है। राहत साहब मोहब्बत का पैगाम और देशभक्ति का नाम थे, देश की थाती थे। राजनीतिक लोगों पर लगने वाले आरोप प्रत्यारोप पर तो बात हो सकती है, लेकिन साहित्यकार, लेखक और शायरों के लिए इस तरह की भावना रखना अपने आप में एक तरह से संविधान को चुनौती देने जैसा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत इंदौरी के निधन के बाद ट्वीट किया था, राहत इंदौरी का निधन मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री के शोक संवेदना वाले ट्वीट के जवाब में भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने राहत इंदौरी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है। फेसबुक के कई ग्रुप्स पर भी राहत इंदौरी को एंटी हिंदू और देश का दुश्मन बताते हुए कई आपत्तिजनक पोस्ट की गई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अंशुल तिवारी के ट्वीट पर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो सवाल उठता है कि क्या इसे भाजपा का उन्हें समर्थन माना जाए। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री राहत साहब के निधन पर दुख जता रहे हों, उसी पार्टी के नेता इस तरह की बकवास बातें क्यों कर रहे हैं? क्या नफरत फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। तो आज जिस तरह धर्म और संप्रदाय की जहर बुझी राजनीति हो रही है, उसमें सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों को उठाने का जिम्मा जिस मीडिया पर होना चाहिए वो तो दरबारी कवियों से भी गया गुजरा नजर आ रहा है। चाटुकारिता की सारी सीमाएं कैसे लांघी जा सकती हैं, इसे टीवी चैनलों की बहसों को देखकर समझा जा सकता है, जिसमें एंकर, संपादक सब के सब सरकार के प्रवक्ता बनकर बैठते हैं। इसीलिए ऐसे चैनल न निजीकरण को लेकर कोई सवाल पूछते हैं, न स्वास्थ्य मुसीबत के बिगड़ते हालात को लेकर कोई सवाल करते हैं। चैनलों पर छद्म लड़ाई करवाने वाले इनके एंकरों में इतना दम नहीं है कि सरकार से पूछें कि चीन का नाम लेने में वो घबरा क्यों रही है, एलएसी पर वास्तविक हालात क्या हैं। न्यूज चैनल के नाम पर दिन रात सनसनीखेज तमाशा परोसने वाले चैनल एक एक्टर की मौत को भी टीआरपी बढ़ाने का जरिया बना लेते हैं, लेकिन एक छात्रा से छेड़खानी और उसकी मौत पर कोई सवाल नहीं उठाते। इन चैनलों को महामारी में भी धर्म का तमाशा खड़ा करने में शर्म नहीं आती। याद कीजिए किस तरह मार्च में तबलीगी जमात को ही कोरोना फैलाने का कारण बताकर देश में अल्पसंख्यक समुदाय से दुर्व्यवहार का मौका कट्टरवादियों को मिल गया था। अब रोजाना 60,000 से अधिक के मामले सामने आ रहे हैं, तो ये चैनल सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक के उपायों और ताली थाली बजाने का क्या नतीजा निकला। जनता से जुड़े हर जरूरी मुद्दे को धार्मिक डिबेट में बदलने की कला इन सो कॉल्ड पत्रकारों को खूब आती है। न्यूज चैनल की एक चर्चा में बहस के लिए अगर 4-5 लोग मेहमान बनकर के आए हैं, तो ये तय मानिए कि उनमें से एक आध ही कोई विरोधी पक्ष का होगा, बाकी एंकर समेत सारे पैनलिस्ट सरकार का ही पक्ष रखेंगे। इसके बाद निष्पक्ष बहस की गुंजाइश कहां रह जाती है? और ये तो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और कई बार तो सेहत के लिए भी, जैसा कि हमने कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी को खोकर देख लिया है। एक टीवी चैनल के डिबेट में शामिल होने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। राजीव त्यागी एक ओजस्वी वक्ता थे और भाजपा सरकार की नीतियों की तथ्यों के साथ आलोचना करते थे। सरकार से बेझिझक सवाल करते थे। उनके तर्कों को काटना आसान नहीं होता था। उनके ऐसे अचानक चले जाने से अब टीवी चैनलों में बहस के तरीकों और धर्मांध राजनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 90 के दशक में भारत में कई निजी टीवी चैनल खुले। 2011 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का गठन किया ताकि इन चैनलों के कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके। इसे भारतीय प्रेस काउंसिल की तर्ज पर बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश करते हैं, और इसमें टीवी चैनलों के प्रतिनिधियों को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया। फिर भी चैनलों पर होने वाली परिचर्चा पर कई बार सवाल उठे। हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील जयवीर शेरगिल ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र भेजकर मीडिया संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी करने को कहा है, ताकि कोई आचार संहिता लागू की जाए, जिससे सनसनीखेज, निंदात्मक और जहरीले टीवी डिबेट को नियंत्रित किया जा सके। बहुत से बड़े पत्रकारों ने चैनलों पर जाना छोड़ दिया है, क्योंकि बहसों का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कई पत्रकारों का मानना है कि इनमें खबरें और बहसें पूरी तरह प्लांट होती हैं, यानी पहले से तय होता है कि क्या बोलना है, किसे बढ़ावा देना है, किसे अपमानित करना है। इसमें कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल भी होता है और मीडिया मालिक या संपादक कुछ नहीं कहते, बल्कि वो इसे और बढ़ावा दे रहे हैं ताकि टीआरपी बढ़े। कई मीडिया घरानों का कहना है कि वो वही कंटेंट दिखाते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं। टीआरपी बढ़ने से कमाई अच्छी होती है, यानी राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट का गठजोड़ चैनलों पर हावी है।
टीवी चैनलों पर आने वाले कुछ एक राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने माना है कि चीख चीख कर अपनी बात कहने और विरोधी की बात काटने का असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। इस वजह से कई लोगों ने चैनलों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। तो गर्मा गर्म बहस परोसने के चक्कर में चीखना, अपशब्द कहना और कई बार हाथापाई पर उतर आना स्वस्थ पत्रकारिता का लक्षण तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जो बड़ी तेजी से छोटे पर्दे के जरिए घरों तक फैल चुकी है। इस महामारी की कोई वैक्सीन भी इजाद नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इलाज आम जनता के पास ही है। अपने हितों से जुड़े मुद्दों को छोड़कर जब वो चैनलों के जरिए खड़े किए गए मुद्दों में उलझती है और सरकार के विरोधियों को या दूसरी विचारधारा के लोगों को अपमानित होते देखकर खुश होती है, तो इससे यही पता चलता है कि जनता अपने लिए बीमारी खुद ही चुन रही है। जिस दिन वो इस सरकार प्रायोजित बहसों को देखना छोड़ देगी, उस दिन लोक और लोकतंत्र दोनों का इलाज होना शुरू हो जाएगा। राजीव त्यागी ने अपने लिए टीवी चैनल पर आखिरी बार जयचंद और नकली हिंदू जैसे शब्द सुने थे। इसमें वो कितने आहत हुए होंगे ये तो वो ही जानते थे, लेकिन क्या इस तरह की भाषा बोलने वालों को कभी धर्म और संस्कृति की मर्यादा का ख्याल आएगा? क्या मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे ही जानलेवा तमाशे खड़ा करता रहेगा? क्या इसी तरह लोकतंत्र और स्वतंत्रता का माहौल उड़ता रहेगा? सवाल कई हैं और इनके जवाब सरकार तो शायद ही दे, लेकिन जनता को अपनी भलाई के लिए इन सवालों को उठाते ही रहना होगा। खैर, इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने राहत इंदौरी साहब के एक शेर से की थी और उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं के एक शेर के साथ विदा लेता हूं। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, कासा मतलब भीख का कटोरा। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।